कहते हैं कि मतदान है हर नागरिक का अधिकार। लोकतंत्र को मजबूत करना है सबका विचार और इस पर्व में हिस्सा लेकर सुनिश्चित करें जन भागीदारी, निभाएं वोट देकर अपनी अहम संवैधानिक जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनादेश में। हूं आंचल गुलाटी गुंबर और बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए, जिसका जो मतदान है यानी कि तीसरा और अंतिम चरण उसका दौर जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जनता का मन किस ओर है, किस मुद्दे पर पड़ेंगे वोट और किस पर पड़ने वाली है भारी चोट। तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव पर पेश है हमारी ये महा कवरेज और इस खास पेशकश यानी जनादेश में आप सभी का स्वागत है। और अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो उसके 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और ये 40 विधानसभा सीटें बहुत कुछ बदलने का मादा रखती हैं। तीसरे चरण की 40 सीटों में से कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटें हैं और जम्मू में 24 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये इस चुनाव में 415 उम्मीदवारों के जो भाग्य है उसका फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। साथ ही इस पार्टी के भाग्य का फैसला भी होना है जो पूरे दमखम के साथ इस चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई नजर आई। दरअसल चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े नेता दिग्गज अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए और आज उन सभी नेताओं के परीक्षा का दिन है और जनता जनार्दन के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं, कितने प्रतिशत मार्क्स वोट के तौर पर उन्हें मिलते हैं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता को करना है। क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों होना तय है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण और अंतिम चरण के मतदान के लिए केंद्रों पर लंबी कतारें। 40 सीटों पर हो रहा है मतदान। तीसरे चरण में कश्मीर संभाग की 40 की 16 विधानसभा सीटें और जम्मू संभाग की 24 विधानसभा सीटें शामिल। 9 बजे तक 11.60% हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर में 39 लाख से अधिक मतदाता, कुल 415 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे चरण में 28 महिला प्रत्याशी जबकि 387 पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में। कई बड़े नेताओं की किस्मत लगी दांव पर। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने का किया अनुरोध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में एक सशक्त सरकार जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी लोगों को बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। हरियाणा के पलवल में प्रधानमंत्री भरेंगे हुंकार। वहीं कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा आज भी रहेगी जारी। बसपा समेत अन्य पार्टियां भी चुनावी प्रचार में जुटी। और आइए अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी हमारी महा कवरेज जनादेश। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक राज्य में 11% से ज्यादा मतदान हुआ है। बांदीपोरा में मतदान 11.64% रहा। बारामूला में मत प्रतिशत 8.89%, जम्मू में 11.46%, कठुआ में 13% से ज्यादा। वहीं कुपवाड़ा में भी ये मत प्रतिशत 11% को पार कर गया। सांभा में मत प्रतिशत 13, जबकि सर्वाधिक अगर देखा जाए तो 14.23% जो मतदान है वो उधमपुर में अब तक का रहा है। तो जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 11% से ज़्यादा मतदान हो चुका है और जो वहाँ की आवाम है बेखौफ निष्पक्ष प्रक्रिया में भाग लेने के लिए घरों से बाहर निकल रही है। आप इन तस्वीरों से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 370 हटने के बाद और 10 साल के बाद जिस तरह से विधानसभा चुनाव वहाँ हो रहे हैं, लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में और जमहूरियत को कायम करने के लिए वहाँ की आवाम
अपना मुस्तकबिल खुद लिखने को तैयार है। वो कैसे? क्योंकि अपने वोट की प्रक्रिया, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, उसका इस्तेमाल करने के लिए हर वर्ग का व्यक्ति इस वक्त घर से बाहर निकला है और बेखौफ निष्पक्ष वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है। तो अंतिम फेज में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री द्वारा भी वोटिंग टर्नआउट को बम्पर बनाने की अपील की गई है और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए हमने लगातार आपको दिखाया जनादेश में भी कि कैसे वहां के लोग अब इस प्रक्रिया का हिस्सा बनके विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर विकास की रफ्तार कैसे है? विकास की रफ्तार तब जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार वहां आएगी। और अहम बात यह है कि इस बार हमने देखा कि पिंक बूथ्स तो इस तरह के तमाम कवायद चुनाव आयोग द्वारा की ही जाती है, लेकिन कई ऐसे बूथ्स हैं जहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं और आखिरी चरण का ये मतदान जारी है। और तमाम जो सीटें कश्मीर सीट की 16 और जम्मू जिनकी 24 सीटें, इसमें जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा का हमने जिक्र किया आपसे। सांबा में इस वक्त उधमपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। 40 सीटों पर उम्मीदवार हैं, बीजेपी के 29, पीडीपी 33, कांग्रेस 24 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 18। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे चरण का मतदान जैसे कि हमने बताया कि शुरू हो चुका है और इस चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण में 39 लाख से अधिक मतदाता कुल 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। इनमें 20 महिला प्रत्याशी हैं जबकि 387 पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में 5,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र 5 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वहीं जो तमाम मतदान अधिकारी हैं वो इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने की इस प्रक्रिया में शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। तो मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह, कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर। जम्मू कश्मीर का रण, वोटिंग का आखिरी चरण, 40 सीट, 415 उम्मीदवार, किसका होगा बेड़ा पार? इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को करना है। तो ये जम्मू कश्मीर का जो चुनावी दंगल है, इसमें किसका मंगल होने वाला है, इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। वही जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है और लोकतंत्र के इस पर्व में जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से भी हमने आपको बताया कि मतदान करने के लिए जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल सकते हैं। उधमपुर की तस्वीर देखिए आप, बांदीपोरा है, लंगेट है, जम्मू है, यहाँ पर लंबी लंबे कतारें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं और अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए वो कतारों में खड़े हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। और आखिरी दौर के चुनाव की अगर बात किया तो बांदीपुरा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बांदीपुरा जिले की अगर बात करें तो बारामूला लोकसभा सीट इसका अहम हिस्सा है और आखिरी दौर का जो ये चुनाव है ये निर्धारित करेगा कि कौन काबिज होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। और प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदाताओं को अधिक संख्या में घरों से निकलने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएँ, अपना वोट जरूर डालें। मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं से जम्मू कश्मीर में एक सशक्त सरकार बनाने का आह्वान करते हुए विकास के लिए मजबूत सरकार को जरूरी बताया। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो विजनरी भी हो, यहाँ की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए मजबूत निर्णय ले सके। आज यहाँ अंतिम चरण में मतदान करने वाली जनता अपने वोट की शक्ति से एक ऐसी सरकार बनाए जो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर रखे और हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो। जम्मू कश्मीर में पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और चौतरफा विकास के लिए ऐतिहासिक मतदान हो।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं से मतदान की अपील की है और खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू होने के साथ मैं इन 40 विधानसभा सीटों के लोगों से बड़ी संख्या में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों से राज्य का दर्जा छीनने वालों को सबक सिखाने का यह आखिरी मौका है। याद रखें, एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है और एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर सकता है, जो आपके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचारियों से निपटने, आपके भूमि अधिकारों की रक्षा करने और प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक वोट काफी मूल्यवान है। हम पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भविष्य उनकी भागीदारी से तय होगा। एक बार फिर मैं आपसे मतदान का अनुरोध करता हूं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लोगों से बढ़-चढ़ कर मतदान में भाग लेने की अपील की है। जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोट कर रहे समस्त मतदाताओं, विशेषकर युवा साथियों से अत्यधिक संख्या में मतदान कर सुरक्षित, सुशासन युक्त और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करता हूं। जम्मू कश्मीर में परिपक्व और समावेशी हो रहे लोकतंत्र यहाँ जन के बेहतर भाग्य और भविष्य का निर्माण करेगा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अराजकता से मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण सभी के सक्रिय सहभागिता से साकार होगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए वोट डालने पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि खुशी की बात है कि लोग घरों से बाहर निकले हैं और मतदान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये न केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को और ये कहूँगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने अपना वोट डाला और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तहत तीसरे अंतिम चरण के लिए आज मतदान जारी है। वोट डालने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी स्याही लगी उंगली मीडिया को दिखाकर खुशी जाहिर की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान करते हुए गुलाम नबी आज़ाद। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान जारी है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर पोस्ट कर बांदीपुरा से चुनाव की खूबसूरत तस्वीर साझा की। तस्वीर में गुरेज घाटी के बीच बना पोलिंग बूथ है, जहां पर वोट की लाइन पर खड़े होकर लोग लोकतंत्र की भावना को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही खूबसूरत तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। तो कुछ अंशों के लबो-लुबाब से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया हो रही है, लेकिन अब सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हमारे 4 संवाददाता लगातार चुनावी अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। रमा त्यागी बारामूला से, निशांत राय सुपौल से, अमरेंद्र गुप्ता भगवती नगर से, जम्मू से और धीरज कुमार गांधीनगर जम्मू से मौजूद है। सबसे पहले हम रमा का रुख करते हैं। रमा बारामूला से हमारे साथ मौजूद है। रमा, वोटिंग परसेंटेज अभी से ही 14% को क्रॉस करके अगर हम उधमपुर की बात करें, साफ तौर पर ये लंबी कतारें उस बदलाव की बयार को अंकित कर रही हैं जिसका जिक्र लगातार हम 3 महीनों से कर रहे हैं कि ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। बिल्कुल, बदलाव की बयार साफ दिखाई दे रही है। बदली हुई राजनीतिक तस्वीर भी यहाँ पर साफ दिखाई देती है और मतदाताओं का उत्साह भी दिखाई देता है। यहाँ पर आजादगंज जो है पोलिंग बूथ, इस पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर 15% से ज्यादा मतदान इस वक्त हो चुका है। लगातार लोग सुबह से ही खड़े हुए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान का जो है अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वो पोलिंग बूथ है जिस पर
लोकसभा चुनाव से पहले, जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, उससे पहले कभी वोटिंग नहीं होती थी। यहाँ के लोग निकलते नहीं थे। लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर लोग निकलने शुरू हुए हैं और इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें तो उत्साह इनका बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है। और पूरी अगर हम कहें इन 40 सीटों पर हर जगह जो है लंबी लंबी कतारें जो लोगों की लगी हुई हैं, अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से मतदाताओं का विश्वास बढ़ा है, किस तरह से यहाँ पर उत्साह है, किस तरह से लोग विकास चाहते हैं और जो पुरानी सियासी तस्वीर है उसको यहाँ पर बदलकर अपनी तकदीर यहाँ पर बदलना चाहते हैं, विकास चाहते हैं लोग। युवा यहाँ पर रोजगार चाहते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि पुराना दौर वापस ना आए। एक तरह से परिवारवाद और आतंकवाद से जो वो मुक्ति की राह देख रहे थे वो सशक्त होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो अपने आप में काफी रोचक जो है ये चुनाव हो जाता है। चुनावी मुकाबला भी यहाँ पर दिलचस्प है क्योंकि हर सीट पर आप देखेंगे पहले यहाँ पर सीधी टक्कर 2 दलों में होती थी, लेकिन अब हर सीट पर यहाँ पर त्रिकोणीय और बहुकोणीय जो है चुनाव यहाँ पर दिखाई देता है, मुकाबला यहाँ पर दिखाई देता है और बड़ी संख्या में निर्दलीय भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर वो लोग भी अब की बार चुनाव मैदान में उतरे हैं जो पहले लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। तो अपने आप में कई मायनों में इसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है, कई मायनों में इसे अलग कहा जा सकता है और जो चुनाव आयोग के इंतजाम है वो भी अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं। चाहे प्लेन्स हो, चाहे पहाड़ी इलाके हो, दुर्गम पहाड़ी इलाके हो, सब जगह व्यवस्था की गई है कि पोलिंग बूथ जो है पूरी तरह से सुविधा से युक्त हो, पूरी तरह से सुरक्षित हो। तमाम तरह के पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। पिंक पोलिंग बूथ है, ग्रीन पोलिंग बूथ है, पीडब्ल्यू पोलिंग बूथ है। बिल्कुल, ये तमाम जो चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी तैयारी है इसके लिए अपने आप में बदली हुई तस्वीर यहाँ दिखाई देती है। बिल्कुल, चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर पहले से ही कसी थी और ये साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आता है। आप सभी जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जो आवाम है उसका क्या कहना है आज के इस तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जनादेश की इस खास पेशकश में जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ क्योंकि खबरें अभी बाकी हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश जनादेश में। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। राज्य के मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने राज्य के गांधीनगर के एक मतदान केंद्र में मतदाताओं से खास बात की। पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। गांधीनगर में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और हमारे साथ कुछ जागरूक मतदाता हैं जिन्होंने कि सुबह पहले जलपान नहीं किया, पहले वो आके मतदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। क्या था दिल में? कि वोट डालेंगे, अच्छी सरकार, साफ सुथरी सरकार हो, जो युवा जो हैं बच्चे उनका भविष्य उज्जवल हो, जो साफ सफाई हो। गांधीनगर जो हमारा एरिया है इसमें साफ सफाई हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, पढ़ाई में थोड़ा बच्चों को जागरूकता हो। आपने ये बताइए कि पहले क्या जलपान किया या पहले मतदान किया? जी नहीं, अभी तो पूजा भी नहीं की। सबसे पहले यहाँ यहीं पे आए हैं। जी, सबसे पहले यही ज़रूरी है हमारे लिए। यही हमारे लिए पूजा है सबसे बड़ी कि हमारा देश आगे बढ़े। हम अच्छे से मतदान करें। पढ़े लिखे लोगों को होने का यही फ़ायदा है कि सब लोग अच्छे से मतदान करें। ये राष्ट्रहित के लिए ये वोट है। आज ये पहला चुनाव है 370 टूटने के बाद और ये चुनाव आज लग रहा है कि एक देवतुल्य चुनाव हो रहा है। लोग बड़े खुशी बड़े हर्षोल्लास के साथ आज दिन का सुबह की रोटी की तैयारी बाद में कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी पहले कर रहे हैं और आज इस चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। ये थे हमारे साथ जागरूक मतदाता जो कि सुबह सुबह उन्होंने पहले जलपान नहीं किया, पहले उन्होंने मतदान किया मन में इस भाव के साथ कि जो अगली हमारी सरकार हो, बेहतर सरकार हो, जो कि राज्य की शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बेहतर काम करे। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं और सीधा धीरज के पास ही चलते। धीरज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी अभी गांधीनगर से, जहां पर साफ तौर पर जो वहां की आवाम है वो भी इस बात को मानती है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और साफ तौर पर उनके मुद्दे जो हम सुन पा रहे थे जिस पर उन्होंने वोट किया, साफ तौर पर वो विकास से ही जुड़े हुए हैं।
जी बिल्कुल, सुबह सुबह हमारी जागरूक मतदाताओं से मुलाकात हुई और उनसे हम ये जानने की कोशिश की है कि आप सुबह सुबह मतदान करने आए थे तो आपके दिल में क्या चल रहा था। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि देखिए, ये लोकतंत्र की आस्था का पर्व है और इस पर्व में सबसे पहले हमने यही सोचा कि पहले जाकर मतदान करें और उसके बाद जलपान या बाकी व्यवस्था जो होगी दिन की दिनचर्या वो चलेगी। तो जिस तरीके से उनके मन में लोकतंत्र के प्रति उत्साह रहा, इसके अलावा जो मुख्य जो हमारा सवाल रहा कि आपके दिल में क्या है, आप मतदान करने के लिए आए हैं। हर किसी के दिल का में एक ही चाह थी कि उनके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, जो यहाँ की जो सड़कें हैं वो तंग नहीं हो, अच्छी सड़कें बने, कनेक्टिविटी बढ़े, ताकि हम भी जो एक बेहतर ज़िंदगी को जी पाएँ। देखिए, बीते 10 सालों में जो यहाँ पे कार्य हुए हैं उसकी वानगी को यहाँ के लोगों ने समझा है, यहाँ के लोगों ने बताया है और लोगों ने साफ तौर पे बताया कि हमने बदलते हुए कश्मीर को देखा है। देखिए, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थी, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज नहीं थे जहाँ के बेहतर लोगों का इलाज हो सके, अच्छी सड़कें नहीं थी ताकि उनकी कनेक्टिविटी राज्य के बाकी हिस्सों से हो सके, चाहे जम्मू की कनेक्टिविटी श्रीनगर से हो सके। जिस तरीके से यहाँ टनल का निर्माण हुआ, जिस तरीके से यहाँ डिग्री कॉलेज खुले और जिस तरीके से जम्मू को आईआईटी मिला, जम्मू को आईआईएम मिला और जम्मू को एम्स मिला, ये नज़ारे हैं और ये बदलते हुए कश्मीर के नज़ारे हैं। और जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जो स्थानीय लोगों का मुद्दा है कि जब उनके पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था तो या तो उनके बच्चे पढ़ते नहीं थे या उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में भेजें ताकि वो मेडिकल इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई कर सके। अब उनके घर के आगे मेडिकल कॉलेज है, उनके घर के आगे आईआईटी है, उसके घर के आगे आईआईएम है। तो इस बदलती हुई जम्मू कश्मीर की फिजा को आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह रही है कि कनेक्टिविटी कम होने की वजह से यहाँ के लोग दिल्ली कम जाते थे, दूसरे राज्य कम जाते थे। जिस तरीके से हमने देखा कि उड़ानें बढ़ गई, जम्मू कश्मीर की उड़ानें बढ़ गई दिल्ली से। वंदे भारत ट्रेन के जरिए हम देखते हैं कि दिन में 2 ट्रेनें हैं जो कि दिल्ली जाती है और दिल्ली से आती है। इसके अलावा राज्य में जो कनेक्टिविटी थी उसको टनल के जरिए दूर करने की कोशिश की गई ताकि दूरियों को कम किया जाए। जो जहां जाने में 4-4 घंटे 6-6 घंटे लगते थे, अब वहां जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, 1.5 घंटे लग रहे हैं। तो इस फिजा का आनंद यहाँ के जम्मू वासी जरूर ले रहे हैं। और आज जो लोगों का उत्साह, जो लोगों का जो सबसे बड़ी बात, हमने एक बुजुर्ग मतदाताओं से, वो भी रिपोर्ट आप हमारे आगे रिपोर्ट देखेंगे कि हमने बुजुर्ग मतदाताओं से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि आप सुबह सुबह मतदान करने आए हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा और ये नींद उस खुशी को लेकर है स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया में जब वो भाग लेने आएंगे। आपसे दोबारा भी मैं मुखातिब होंगी। धीरज क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सुपोर से निशांत राय। निशांत, अगर सुपोर सीट की बात की जाए, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं जहां पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नहीं बल्कि 4 अहम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी चुनावी किस्मत का फैसला होना है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी और निर्दलीय उम्मीदवार एजाज अफजल गुरु, जो कि अफजल गुरु के जो भाई हैं। उस लिहाज से क्योंकि निर्दलियों को बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है इस बार के चुनावी प्रक्रिया में, कितना अहम मुकाबला आप देखते हैं इन तमाम कैंडिडेट्स में? देखिए, बिल्कुल आज अगर कश्मीर की बात करी जाए तो 16 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 16 विधानसभा सीटों पर निर्दलियों की एक बड़ी संख्या है। और टोटल अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के चुनाव में निर्दलियों की, तो 40% से ज़्यादा निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि दूसरी बार सबसे ज़्यादा नंबर्स में हम कह सकते हैं। सोपोर में हम इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले सोपोर की तस्वीर दिखलाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि मेरे पीछे की तस्वीर दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है और जो मतदाता हैं वो वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए एक अच्छी तस्वीर इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे विधानसभा है जहां पहले वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम आती थी। सुबह 9 बजे की बात करें, लगभग 8% के आसपास सोपोर में जो वोट हैं वो डाले जा चुके हैं और लगातार जो मतदाता हैं वो धूप यहाँ पर काफ़ी कड़ी निकली हुई है, उसके बावजूद आ रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं की बात
बात की जाए तो लगातार अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो मैंने पहले 2 चरणों में कहा है कि जमहूरियत के जश्न में कश्मीर की जनता पूरी तरीके से शामिल हो चुकी है और अपने विकास के लिए, अपने हक के लिए वोट की चोट करने जा रही है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कश्मीर जो है वो बदला हुआ कश्मीर है और कश्मीर में जिस तरीके से टूरिज्म से लेकर हर सेक्टर में कश्मीर ने बढ़ोतरी की है, उसका असर आज मतदान केंद्रों पर भी देखने को मिल रहा है। मतदाता जागरूक होकर अपने मुद्दों के आधार पर अपनी सरकार को चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर जो वोटिंग है वो चल रही है। और कहा जा सकता है इस भीड़ को देखकर, इस लाइन को देखकर कि कश्मीर बदल रहा है और कश्मीर की बदलने की इबादत यहाँ के कश्मीरी नागरिक खुद लिख रहे हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आने वाले समय में जो कश्मीर जिसको जन्नत कहा जाता था, ये जन्नत विकास के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, यानी कि बदलाव अच्छा। और ये परिवर्तन किस तरह से, अब अगर हम रुख करते हैं भगवती नगर जम्मू का, जहाँ से अमरेंद्र मौजूद हैं। अमरेंद्र, जो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी चुनाव आयोग की रही है इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर किस तरह से वोटिंग टर्नआउट है और लोग कैसे उत्साह के साथ वोटिंग करने के लिए निकले हैं? आंचल, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में 1 दशक बाद जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, और ये पहला वो चुनाव है जो 5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 हटी और 35 से हटा, उसके बदले हुए परिवेश में चुनाव है। 87 सीटों से कैसे 90 सीट में सूबे में हो जाती हैं परिसीमन के बाद, उसके बाद का चुनाव है। और सबसे बड़ी बात, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था और लद्दाख को अलग करने के बाद का ये पहला चुनाव है। और तीसरा और अहम फेज खासा इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा सकता है कि जो पूरे सूबे में बात करें तो 40 सीटें हैं और 40 सीटों में आंचल जो 26 सीटें हैं वो खासी अहम है जम्मू संभाग की, जिसमें उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ, ये चारों जो जिले हैं ये हिंदू बाहुल क्षेत्र माने जाते हैं। और जो विकास की एक नई इबारत और नए संकल्पों के साथ कहें कि जम्मू कश्मीर जो आगे बढ़ रहा है उसकी अगर नींव देखें, उसका फाउंडेशन देखें तो इन्हीं चारों जिलों से होकर निकलता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है जो चुनाव आयोग ने पूरे जम्मू कश्मीर में 5060 बूथ तैयार किए हैं, जिसमें लगभग 39,18,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और 39 लाख मतदाता तो वो हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से आते हैं और अपना मुस्तकबिल लिखने के लिए वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें एक अहम बात मैं बता दूं आंचल, जो 18,000 मतदाता हैं वो भी खासे इंपॉर्टेंट है। 18,000 इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि ये वो कश्मीरी विस्थापित 18,000 मतदाता हैं जो अपने राइट का इस्तेमाल, जो कश्मीर से विस्थापित हुए थे उन्होंने अपने राइट का इस्तेमाल जम्मू में रहकर करना है। और जो कश्मीर की जो सीटें हैं बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनकी किस्मत का फैसला वो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो हैं जम्मू से कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए पूरे देश में बात करूं 3 जगह, जिसमें दिल्ली आता है, उधमपुर आता है और जम्मू आता है, अलग से उनके लिए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और पूरे जम्मू में ये 18,000 लोग जो हैं 19 जो पोलिंग स्टेशन है, जो विशेष पोलिंग स्टेशन है, वहां पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और एक और बात मैं कहता हूं, जो उत्साह है, चाहे वो कश्मीरी विस्थापित हो जो कश्मीर की सीटों के लिए मतदान कर रहे हैं, या जो जम्मू का शहरी इलाका हो जिसमें नगरोटा हो या फिर बाहू हो या जम्मू की चारों सीटों, या जो 109 जो उम्मीदवार हैं जम्मू की 11 विधानसभाओं में, सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं इन 11 विधानसभाओं में। बिल्कुल, शहरी मतदाता हो या फिर ग्रामीण मतदाता हो, वो अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल कर रहा है। और कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन है उससे हम सभी वाकिफ है, लेकिन आज उनके लिए जो पोलिंग बूथ बनाए और जहां से वो वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है लोकतंत्र के लिहाज से। वहीं आप सभी का रुख दोबारा करेंगे, लेकिन एक खबर हमें दिखानी ज़रूरी है दर्शकों को, और दिखाते हैं कि कश्मीर का बारामूला का अगर जिक्र किया जाए, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में वहाँ से हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज़ादगंज के पोलिंग बूथ को विशेष तौर पर पिंक रंग से तैयार किया गया। इस बूथ पर सभी कर्मचारी महिलाएं होती हैं। यहाँ खास तौर पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने बात की इसी बूथ पर कुछ मतदाताओं के साथ, आइए आपको सुनवाते हैं।
जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है और तमाम जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बारामूला के आजादगंज पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं और ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर पहले जो है लोग निकल कर नहीं आते थे, लेकिन पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है और लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जो आते हैं वो दिखाते हैं हमने मतदान किया है और उसके बाद वो यहाँ पर अपनी सेल्फी भी लेते हैं। आपने अभी सेल्फी ली यहाँ पर? जी जी जी। अच्छा, वोट को लेकर कितना उत्साह था आपके मन में? सुबह सुबह आप अपने घर से निकल कर आए? हाँ हाँ ठीक है, हमने डाला इसलिए बेरोजगारी है। हाँ, बिजली का मसला है, 370 का मसला है। अच्छा, ये बताइए वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देख सकते हैं कि लोग ऐसे आ रहे हैं और लाइनों में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आए हैं। वोट डालना कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कितना जरूरी वोट डालना? जरूरी है। हाँ, अपने वोट के अधिकार के प्रति जो है सभी लोग बहुत जागरूक हैं और इनका कहना है कि एक लंबे समय के बाद इन्हें मौका मिला है तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सरकार जो बने उसमें इनकी हिस्सेदारी हो, एक पर्याप्त भागीदारी हो और इसके लिए वो सुबह सुबह अपने घर से निकल कर आए हैं। पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर। रमा त्यागी, DD न्यूज़, बारामूला। और बारामूला से ही मौजूद है हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, बारामूला उत्तरी कश्मीर का बहुत अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ पर 15 निर्दलीय समेत 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनके सामने जो खड़े हैं उनके साथ है, जिनको आप मुख्य तौर पर कई बार अपनी खबरों में हमने दिखाया भी है। उस लिहाज से कितनी अहम हो जाती है ये सीट इस चरण के लिए? देखिए, ये सीट इसलिए अहम हो जाती है, बारामूला अगर हम जिले की बात करते हैं, जिन 3 जिलों में जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं उनमें मतदान है, सबसे ज्यादा सीटें इसी में हैं। और अगर 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PDP ने 7 सीटें जीती थी। इसके बाद 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें जो है PDP कहीं बहुत पीछे रह गई। NC और इंजीनियर रशीद के बीच मुख्य मुकाबला हो गया और इंजीनियर रशीद ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि नया चेहरा उनको इसलिए कहा जाएगा कि जिस तरह से वो चुनाव में आए और जिस तरह से एक लहर बनी और लोग एक जो बदलाव चाहते थे, उमर अब्दुल्ला को बहुत तगड़ी शिकस्त यहाँ पर मिली तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक अच्छी खासी पटकनी लग चुकी है, जबकि पहले ये कभी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही गढ़ माना जाता था। तो इस बार जब बड़ी संख्या में निर्दलीय चेहरे हैं, इस बार जब बड़ी संख्या में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के और कांग्रेस के कई अपने उम्मीदवार ही जो सीनियर हैं और वो उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं, जो पहले यहाँ से जीते हुए थे। और बारामूला का अगर हम बताएं कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान रखता है, क्योंकि बहुत सारे जो इलाके हैं वो LOC से जुड़े हुए हैं, बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। वहाँ के लोगों में मतदान के लिए जिस तरह से उत्साह है और जो जिस तरह का माहौल उन्होंने देखा है, पहले यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ी मात्रा में होती थी, यहाँ पर जो शेलिंग थी वो बहुत ज्यादा होती थी, तो उस दंश को यहाँ के जो LOC के पास लगते हुए गांव हैं उन्होंने झेला है। और वो चाहते हैं कि अब जिस तरह की वो राहत महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से अब बॉर्डर शांत है, जिस तरह से अब LOC शांत है, तो वो चाहते हैं कि ये शांति बनी रहे। आतंकवाद का जो दंश है लगातार यहाँ के लोगों ने झेला है, वो अब उन्हें ना झेलना पड़े। और बड़ी संख्या में लोग इसलिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, युवा हैं, उनके मन में लोकतंत्र के प्रति बहुत बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। पहले जो ये इलाका जहां मैं खड़ी हूं, यहाँ पर किसी का खड़ा होना ऐसे संभव नहीं था, यहाँ पर पत्थरबाजी बहुत होती थी, युवा जो भ्रमित थे, उनके हाथों में पत्थर थे। लेकिन अब वो देखो, युवा जो हैं वो बूथ का संचालन कर रहे हैं, युवा जो हैं नए चेहरों के रूप में चुनाव मैदान में आ गए हैं, युवा हैं जो बड़े संख्या में यहाँ पर मतदाता हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव जो है घाटी ने देखा है, और उस बदलाव में विकास हो, शांति हो और अमन की तरफ और प्रगति की तरफ चले, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आपने जो बातें कही कि विकास के नाम पर यहाँ पर वोट है, वो तमाम जो मुद्दे जिनसे जूझती आई है वहाँ की आवाम, उसको लेकर वो इस वोटिंग प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आकर और भी हम वार्ता करने वाले हैं कि किस तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ की जो महिलाएं और यूथ है उससे बहुत उम्मीदें हैं इस बार की वोटिंग टर्नआउट को लेकर। वक्त की छोटे से ब्रेक का हमारे खास पेशकश जनादेश में। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं
कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू Hey, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जनादेश में आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 32 सीटें सामान्य अनुसूचित जाति, 7 और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल सीटें 40 हैं, सामान्य यानी जनरल कैटेगरी की 32 और SC आरक्षित 7 और ST आरक्षित 1 और कुल ज़िले जो इसमें हैं वो 7 है। तो उस लिहाज से आप इन 40 सीटों का समीकरण समझ सकते हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो कुल मतदाता जो हैं 39 लाख से ज़्यादा हैं, जिसमें 20 लाख पुरुष और महिलाएं 19 लाख है और 57 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। तो मत प्रतिशत किस हिसाब से आगे बढ़ेगा वो महिला और पुरुष मतदाताओं पर बहुत अहम तौर पर निर्भर करता है। साथ ही अगर उम्मीदवारों की बात करें तो 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होना है, जिसमें 387 उम्मीदवार पुरुष हैं और महिलाओं की भागीदारी 28 के आंकड़े पर है। जहां जब हम जनतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहां पर इस हिसाब से चुनावी कैंडिडेट्स की किस्मत है। 5000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने तैयारी की है और मतदान केंद्रों पर जो चुनाव आयोग से जुड़े प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया जाए। अगर हम पार्टियों की बात करें तो PDP के 33 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, वहीं भाजपा के 29 चुनावी उम्मीदवार जिनके भाग्य का फैसला होना, और कांग्रेस के 24 उम्मीदवार। और यहाँ पर सबसे अहम बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन है कांग्रेस का। बसपा ने भी इस बार चुनावी ताल ठोकी है, 21 उम्मीदवार उनके इस बार चुनावी मैदान में हैं और चुनावी समर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 18 उम्मीदवार, क्योंकि गठबंधन है कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अपनी पार्टी, कई छोटे दल, उसमें अगर उम्मीदवारों की बात करें तो 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए। सपा ने भी अपनी साइकिल को चलाने की कोशिश की है वादियों में, तो 15 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस नई पार्टी, जहां 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए और लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसके अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद, जिनको आप अभी सुन रहे थे, स्याही लगाकर उन्होंने इस मतदान प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की बात कही और उम्मीद वो ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले। यहाँ पर आकर पैंथर्स पार्टी, भीम, 12 उम्मीदवार यहाँ पर अपनी चुनावी ताल को ठोकते हो, तो इसलिए छोटे दलों का भी अहम रोल हो जाता है। राष्ट्रीय लोकदल भी अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर उन्होंने उतारा है। 7 उम्मीदवार हैं उनके चुनावी मैदान में, और कई निर्दलीय उम्मीदवारों को भी किंग मेकर की भूमिका में माना जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का जो धड़ा है, उसके 5 उम्मीदवार, यानी छोटे दल, कभी अगर आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं आता तो ये छोटे दल बहुत अहम हो जाते हैं। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में यहाँ पर मौजूद हैं। कुल ज़िले 7, कुल सीटें 40, और आप देख सकते हैं कि तमाम कितनी अहम पार्टियां हैं जिन्होंने अपने चुनावी कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतारा है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, 1 उम्मीदवार उनका चुनावी मैदान में। भाई 10 साल के बाद चुनावी प्रक्रिया पर लौटता हुआ जम्मू कश्मीर, उस लिहाज से आप देखिए कि बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में लोग भाग रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत से ही जनादेश में कहा कि निर्दलीय 155 उम्मीदवार, ये जहां स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया और स्वस्थ लोकतंत्र के मापदंड को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी जिम्मेदारी है और कितना बड़ा दारोमदार होता है इस बार के चुनावों का, ये देखना होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण, तीसरा चरण, 40 सीटें, 7 जिले। अब देखते हैं कि वो बड़े चेहरे कौन हैं, यानी वीआईपी कैंडिडेट्स कौन से हैं जिनमें कांटे की टक्कर है भाई, क्योंकि वीआईपी कैंडिडेट्स ही तो हॉट सीट्स को बनाते हैं बहुत अहम। तो आइए एक रुख करते हैं कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं इस बार के चुनावी मैदान में जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो वीआईपी कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो हमने जैसे कि शुरुआत में बताया कि निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ साथ जो बारामूला का जिक्र रमा कर रही थी, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं, साथ ही साथ
अगर देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जहां पर बारामूला का जैसे हमने जिक्र किया, तो महासचिव जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वो यहाँ से कांग्रेस ने उन पर दाव खेला है। मीर इकबाल अहमद हैं और उन पर दाव खेलती हुई कांग्रेस नजर आई है। वहीं बिलावर की जो सीट है जम्मू कश्मीर में, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से ही जम्मू कश्मीर में मनोहर लाल शर्मा, इन पर दाव खेलती हुई नजर आई। और क्योंकि पूर्व मंत्री है तो सीधी तौर पर जनता से मुखातिब रहे होंगे। बसौली की बात की जाए तो ये भी पूर्व मंत्री, यानी तमाम जो चौधरी लाल सिंह, जो तमाम लोग पहले से ही मंत्री पद पर आसीन रहे, ये एक स्ट्रोक खिला है कांग्रेस पार्टी ने, उन्हीं को उतारा है चुनावी मैदान में। जम्मू नॉर्थ से पूर्व मंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस अजय कुमार सुदात्रा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी सियासी ज़मीन को दोबारा खोजने की ये पुरजोर कोशिश होगी, इसीलिए उन्होंने हाथ का साथ लिया है, हाथ के साथ साथ मिलाया है। पर क्या ये सफल साबित होगी या नहीं, इसका फैसला जनता को करना है। जम्मू नॉर्थ से अगर भाजपा की बात करें तो श्याम लाल शर्मा वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के जाने जाते हैं। जम्मू नॉर्थ में अच्छा खासा जनाधार है उनका, यहाँ पर दाव खेलती हुई बीजेपी उन पर। वहीं उधमपुर सीट, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर भाजपा निर्दलीय तौर पर, और पवन खजूरिया हैं यहाँ पर जिन्होंने चुनावी ताल ठोकी है। और हमने अभी उधमपुर का भी जिक्र किया था कि उधमपुर में इस वक्त सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग टर्नआउट हुआ है। चेनानी से पूर्व विधायक रहे हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन पर भाजपा ने एक बार विश्वास जताया है, क्योंकि पूर्व विधायक रहे हैं तो जनता से मुखातिब रहे होंगे, उनकी समस्याओं को समझते होंगे, और अगर मुद्दों को लेकर जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सज्जाद गनी लोन JKPC, जिस पर बहुत हमने देखा है, अपने कुपवाड़ा सीट से हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का जो युवा है, जो महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़कर वोट करेंगे। और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हमने उनकी तरफ से ये बयान सुने। साथ ही जैसा कि हमने बताया कि बारामूला में महासचिव जम्मू कश्मीर कांग्रेस मीर इकबाल अहमद, ये तमाम वो पार्टी वार हमने आपको उम्मीदवार दिखाए जो VIP कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अब देखते हैं कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार जो हैं, अगर जो तीसरा चरण है वो चुनावी मैदान में। भाई हर पार्टी ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार वो चुनावी मैदान में उतारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतों को वो अपने पक्ष में कर पाए। एक रुख ग्राफिक्स के ज़रिए अब उन पर भी डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस बार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि कई अलगाववाद से जुड़े हुए चेहरे भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने वाले हैं। और ये दिखाता है कि जहां पर एक वक्त पत्थरबाजी सबसे अहम हुआ करती थी, आज लोकतंत्र की उस प्रक्रिया की सुंदर तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। एक बार फिर रुख करते हैं कि तमाम उन पार्टियों की तरफ से ज़्यादा कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी प्रक्रिया में उतारे गए हैं। एक रुख ग्राफिक्स के जरिए उन पर डालते हैं। तो बड़े चेहरे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन पर निगाह डालते हैं। तो किन किन सीटों पर चुनाव है, चलिए पहले ये देखते हैं। तो त्रेगाम, करना, कुपवाड़ा, लुलाब, हंदवाड़ा, लंगेट, सुपौर, राफियाबाद, उरी, बारामूला, इन सीटों पर अहम चुनाव है। गुलमर्ग, जिसे पर्यटन के लिहाज से सबसे अहम स्वर्ग माना जाता है, वागूरा, केरी, पट्टन, सोनावरी, बांदीपुरा, गुरेज, उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चेनानी, रामनगर, ये तमाम वो सीटें जहां चुनाव है। बानी, बिलावर, बसौली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, ये तमाम वो सीटें हैं जो काफ़ी अहम और निर्णायक साबित होंगी जब हम बात करेंगे इस बार के रण की। चलते हैं सीधे धीरज के पास, जो कि गांधीनगर से हमारे साथ मौजूद है। धीरज, लगातार जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, आम लोगों से आपने वहां पर बात की, सबसे अहम जो प्रधानमंत्री ने भी जिस बात का आह्वान अपनी चुनावी रैलियों में भी किया और आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया कि भाई महिला उन्मुखी विकास की वो बात करते हैं, लेकिन वुमेन लेड डेवलपमेंट तभी होगा जब उनका प्रतिनिधित्व इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर सामने आए। महिलाओं का क्या कहना है? जब आपने महिला वहां पर मतदाता से बात की, उनके मन को आपने टटोला, क्या कुछ निकाल पाया आप? देखिए, हमने कई महिलाओं से बात की मतदान केंद्रों पर, और जबकि हम फील्डों में गए और हमने खबर भी करने की कोशिश की,
तो हमने ये जानने की कोशिश की है कि आपके क्या मुद्दे हैं जिसके बल पे आप लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए आप में जो उत्साह है, आप में जो उमंग है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जिस तरीके से लोगों के घरों में शांति आई है, हमने कई ऐसे बॉर्डर के इलाकों का दौरा किया जहां पे हमने महिलाओं से पूछा कि आपकी प्रमुख समस्याएं क्या थी। आंचल, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एक महिला ने मुझे बताया कि हम हमेशा 2 सूट पहनकर सोते थे। तो मैंने पूछा, आप 2 सूट पहनकर क्यों सोते थे? तो उन्होंने ये बताया कि हम 2 सूट पहनकर इसलिए सोते थे कि हमें कब यहाँ से बेदखल होना पड़े, कब हमें यहाँ की आर्मी आए और मुझे कहे कि कब कि आपको जाना पड़ेगा, तो कम से कम 2 कपड़े तो हमारे पास होंगे। महिलाओं ने अपनी, जो पुराने बुजुर्ग थे, बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने जो दरकती दीवारों की कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने देखा कि उसके घरों पे गोले फटे हुए हैं, उस छत से धुआं उठ रहा है, उधर से गोलीबारी आई है और उधर से उसके बच्चे जो हैं वो किसी तरीके से उनको नुकसान हुआ है या क्षति पहुंची है। तो इन घटनाओं को हमने काफ़ी समेटने की कोशिश की। तो महिलाओं में जो एक तरीके का खौफ, एक तरीके का डर, खास करके जो बॉर्डर के इलाके में जहां खबर आती थी कि सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, और उन लोगों की दास्तान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बंकर में गुजारी है, क्योंकि हमेशा उनके सामने एक चुनौती रहती थी, उनको अपने खुद के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। तो महिलाओं की ये समस्याएं प्रमुख रूप से हमने जाना। इसके अलावा रोजगार की बात की हमने, जो आपने उधमपुर का जिक्र किया, मैं उधमपुर जिले में गया और मैं ये जानने की कोशिश की कि महिलाएं यहाँ क्या सोचती हैं, महिलाएं कैसे आत्म जो निर्भर बनी है, कैसे उनको संबल मिला है। देखिए, कलाड़ी एक प्रमुख उद्योग हम उधमपुर में जाके देखते हैं, जो कलाड़ी महिलाएं घर में तैयार करती है, दूध से तैयार करती है, और उसकी भी हमने खबर की और महिलाओं से जानने की कोशिश की कि कलाड़ी ने पूरे उधमपुर के महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया है। उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, वो खुद कमाती है और खुद कमाती है, इसलिए अपनी चुनावी प्रक्रिया में किसको वोट करना है इसका हक भी उनके पास है। हमारे साथ अमरेंद्र भी मौजूद है भगवती नगर से। अमरेंद्र, इस बार की सियासी जमीन की अगर बात की तो बहुत अहम और रोमांचक ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने अपना हाथ जमाया है, और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कश्मीर में अपने दबदबे को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ है। तो ये जो गठजोड़ है, ये इस चुनावी प्रक्रिया पर कितना असर डालता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए आंचल, अभी थोड़ी देर पहले जो अभी आपने सवाल किया उसमें बाद में आऊंगा, जो अभी आप थोड़ी देर पहले फैक्टर्स दिखा रही थी ग्राफिक्स के जरिए, तो मैं अपनी बात को थोड़ा पीछे से चलता हूं और 2014 का मैं आपको वो चुनाव याद दिलाता हूं, और उसका जो निर्णय था उसमें देखिए कि पीडीपी जो है उसने 28 सीटें जीती थी और नंबर 1 की पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें 2014 के चुनाव में जीती थी, नंबर 2 की पार्टी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें जीती थी, नंबर 3 की पार्टी थी, और इसके अलावा कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी और नंबर 4थी पोजीशन पे थी। देखिए, लेकिन उसके 10 साल बाद, यानी कि 1 दशक बाद जब चुनाव हो रहा है, तो आपको मैं एक जो मोटी तौर पे जो तस्वीर देखिए कि 87,09,000 मतदाता इस पूरे जम्मू कश्मीर में मतदान प्रक्रिया में इस समय भागीदार हो रहे हैं, और 42,06,000 जो महिला मतदाता हैं, वो जो आधी आबादी है, उनके भाग्य का फैसला कर रही है। और जो अगर तीसरे और अंतिम चरण की बात करें तो 39,18,000 मतदाता इस बार जो है 415 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं, जिसमें 18,000 जो कश्मीरी विस्थापित मतदाता हैं। नंबर 1 दूसरी बात, मैं जो अहम बात है वो करता हूं। देखिए, ये चरण जिसकी 26 जो सीटें मैंने जो आपको पहले भी बताई, जो जिसमें कि आपका ये मानिए कि जम्मू, उधमपुर, इसके अलावा सांबा और कठुआ, ये 4 जो अहम जो ये जिले हैं, ये हिंदू बाहुल क्षेत्र है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक खासा दबदबा माना जाता है। और आपको मैं बता दूं, जो 25 सीटें 2014 में जीती थी, यही वो 4 जिले थे जिसमें से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस झोली से निकाली थी। और जो मुद्दों की बात करी, इस बार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 बड़ी सभाएं,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके लोगों को बताया कि किस तरह से स्थिर और विकास की सरकार उनको देने का वादा किया। दूसरी बात, जब 5 अगस्त 2019 के बाद यहां से धारा 370 को हटाया जाता है, 35A को हटाया जाता है, तो किस तरह से महिलाओं को उनका अधिकार मिला। बुरके में महिलाएं जो थी, बुरके में मतदान सेंटर पर जो पहुंचने का जिनको राइट नहीं था वो पहुंच रही है। जिस तरह से बुलेट हावी होता था, इस चुनाव में बैलेट हावी हो रहा है। और पहला चरण देखिए कि कितना बड़ा एक मौका, जब जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के जश्न में 61% का मतदान दर्ज किया जाता है, उससे ज्यादा का दूसरे टर्नओवर में जो है 56 और यही ताकत है इस लोकतंत्र की, इस प्रक्रिया की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और क्योंकि रमा हमारे साथ मौजूद है, रमा, बहुत संक्षिप्त में, एक शिकायत हमेशा से जम्मू वालों को रहती है कि भाई जम्मू कश्मीर की राजनीति का केंद्र हमेशा से कश्मीर रहा है। क्या लगता है कि इस बार उनकी ये राय बदल पाएंगे? तमाम जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम लोकहित के लिए खड़े हैं। देखिए, वो शिकायत जो है 2019 के बाद वो दूर होनी शुरू हुई, जबकि समान विकास हुआ। हाँ, पहले जरूर यहाँ पर ऐसा होता था कि कई चीजें जो है घाटी तक सिमट कर रह जाती थी, लेकिन जम्मू की जो LOC है वहां से लेकर जो जम्मू के बॉर्डर हैं और कश्मीर की जो LOC है और वहां से लेकर जो प्लेन तक मैदानी भाग है, उसमें जिस तरह से एक कोशिश की गई है कनेक्ट स्थापित करने की, चाहे वो विकास की सुविधाओं की बात हो, चाहे वो रेल सुविधाओं की बात हो, बहुत सारे टनल्स जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनसे कि जो सफर का जो एक दायरा होता था वो बहुत संक्षिप्त हो गया है, बहुत छोटा हो गया है। लंबे सफर के जो घंटों लग जाते थे, 3 या 4 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। और इसके साथ ही चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हम राजघाट। बिल्कुल, बाद में हम वापस आकर बातचीत करेंगे जनादेश में, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं राजघाट इस वक्त, जहां पर जो जमाइका के प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो भारत दौरे पर आए हुए हैं। हम देखेंगे किस तरह से वो यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं राष्ट्रपिता बापू को। भारत यात्रा पहुंचे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की, यहाँ पर समझते हुए कि आखिरकार ये जो लॉ है उसका महत्व क्या है। और अहम बात ये कि दोनों देशों के रिश्ते किस तरह से नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं, आर्थिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से और सांस्कृतिक लिहाज से। वो बहुत अहम हो जाता है कि कई ऐसे MOUs हैं जिन पर आज हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जमाइका के प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बापू की समाधि पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर है, बापू को याद करने का दिन, और उससे पहले ही ये यात्रा हो रही है। तो इस लिहाज से जब हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, गांधीवादी विचारधारा को अपने जीवन में लाने की बात करते हैं, उनके आदर्शों के महत्व को पहचानने की बात करते हैं, तो ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयूज होलनेस। और ये उनका दौरा अपने आप में बेहद अहम होने वाला है और प्रधानमंत्री से जब उनकी मुलाकात होगी और कुछ ही देर में आज ही के दिन जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो हम समझ पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र में जिसमें भारत और जमाइका एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयूज होलनेस। भारत यात्रा पर आए हुए हैं। आज का दिन भी बेहद अहम, और कल का अगर देखें तो कल तो बाबू का जन्मदिन है और उस लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम
मानी जा रही है। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में हम देखेंगे कि वो विजिटर्स बुक में अपने विचारों को अंकित करते हुए भी नजर आएंगे। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आते हैं, जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनका दौरा हमेशा से माना जाता है राजघाट की तरफ। और राजघाट में आप देख सकते हैं जो उनके साथ प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है जमाइका के प्रधानमंत्री के साथ, आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं बापू की समाधि पर। बापू हमारे राष्ट्रपिता जो साफ तौर पर अहिंसा परमो धर्म की इस विचारधारा को साथ लेकर आगे चले और इन्हीं के आदर्शों को अपनाते हुए भारत जाना जाता है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई सीधी राजघाट से, जहां और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वहाँ की जो विजिटर्स बुक है उसमें अपने विचारों को स्मृति विशेष तौर पर अंकित करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जमाइका के प्रधानमंत्री। और आप पीछे सुन सकते हैं वो ध्वनि, वो संगीत जो बापू से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अपने विचारों को अंकित करते हुए नज़र आ रहे हैं जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस। भारत यात्रा विशेष प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए बापू राष्ट्रपिता की समाधि पर। यहाँ पर अपने विचारों को अंकित करते हुए नजर आ रहे हैं। विशिष्ट जो उनके साथ प्रतिनिधि मंडल आया है उसने भी राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वैष्णव जनते तेने कहिए जी पीर पर आई जाने ना, ये जो ध्वनि आप सुन रहे हैं ये भी बापू से ही जुड़ी हुई है, बापू की स्मृति विशेष से जुड़ी हुई है, जिसका श्रवण वहाँ जो तमाम विशिष्ट गण आए हुए हैं उन्होंने किया और अपने विचारों को यहाँ पर अंकित कर रहे हैं। जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस, उनकी भारत यात्रा बेहद अहम और इस यात्रा से दोनों देशों की एक विन विन सिचुएशन, बहुत से ऐसे अहम क्षेत्र निवेश के लिहाज से जहाँ पर दोनों देशों के बीच MOUs पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। और विशेष प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर मौजूद जिसने श्रद्धा सुमन अर्पित किए बापू की समाधि पर, पुष्पांजलि अर्पित की। बापू अहिंसा परमो धर्म के परिचायक, गांधीवादी विचारधारा को साथ में लेकर चलने वाले, स्वदेशी अपनाने वाले, खादी के परिचायक, जिसे आज भी गांधी के तमाम विचार बेहद प्रासंगिक हर वर्ग के युवा के लिए और हर वर्ग के व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लौ जलती है और ये लौ इस बात का प्रतीक है कि बापू सदैव जीवित हैं हमारी स्मृतियों में, सदैव हमारे साथ हैं हमारी स्मृतियों में और सदैव हमारे साथ रहते हैं हर उस फैसले के निर्धारण में जो कि देश, लोकहित और जनहित से जुड़ा हुआ है। तो जमाइका के प्रधानमंत्री ने विजिटर्स बुक में अपने विचारों को अंकित किया है। ये यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत अहम है और सबसे अहम बात ये होती है कि जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं उनके साथ जो विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल आता है उसे भी बापू की समाधि आने का मौका मिलता है। वो भी बापू से इतना प्रेरित होता है, उनके व्यक्तित्व को लेकर समझता है, सुनता कि आखिरकार एक राष्ट्रपिता की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया गया जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ कर गुलामी की जंजीरों से भारत को मुक्त करवाया था। एक मोमेंटो पेश किया गया है जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस को, ताकि वो एक सोवेनियर के तौर पर इसे जब अपने देश लेकर जाएं तो याद करें कि उनकी यात्रा भारत से जुड़ी हुई थी। और फिलहाल हमारी खास पेशकश जनादेश में इतना ही। आगे भी ये खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर रहेगा जारी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।